कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही लगन में पैदा होने वाले जातक जिनके ग्रह भी उन्हीं भावों में बैठे होते हैं, इसमें विचार कर सकते हैं विशेष रूप से दो जुड़वा बच्चों का जो 5 मिनट से 10 मिनट या 15 मिनट के अंतर में जन्म लेते हैं, जिनकी लगन भी एक ही होती है, उनके ग्रह भी उन्हीं भाव में बैठे होते हैं। एक व्यक्ति सफल हो जाता है, एक व्यक्ति असफल हो जाता है। एक व्यक्ति सुंदर होता है, एक सामान्य होता है। एक विद्या बुद्धि में बहुत तेज होता है, एक मध्यम या सामान्य होता है। एक उच्चाधिकारी बन जाता है, एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाता है। तो इन्हीं विचारों के लिए, इन तथ्यों पर विशेष विचार करने के लिए कुछ सूक्ष्म सिद्धांत ज्योतिषकारों ने बताए हैं। तो हमारे यहाँ वर्षफल जब हम बनाते हैं तो उसमें एक भाग्य सेम शब्द आता है, पुण्य सेम कहते हैं इसे, और वह सबसे प्रमुख एक बिंदु होता है। वह कोई ग्रह नहीं है, एक गणना के आधार पर एक विशेष बिंदु तय किया जाता है जो उस वर्ष विशेष के भाग्य की दिशा तय करता है। उस वर्ष विशेष में इसका वर्षफल बना रहे हैं, भाग्य जातक का कैसा रहेगा, उसकी ग्रहणशीलता कितनी रहेगी, जो योग और राजयोग बन रहे हैं उन्हें प्राप्त करने में उसे कितनी सफलता मिलेगी। पाश्चात्य ज्योतिषकारों ने उसको एक अलग नाम दिया, फॉर्चूना। अंतर इतना है कि उन्होंने केवल एक बिंदु विशेष लिया, जन्म दिन में हो या रात में। तो उन्होंने विचार किया कि चंद्रमा को, जो चंद्रमा के स्पष्ट होते हैं, और लगन को जोड़ देते हैं, और उसमें जो सूर्य के स्पष्ट हैं उनको घटा देते हैं और फॉर्चूना प्राप्त कर लेते हैं। हमारी वैदिक ज्योतिषी में ज्योतिषकारों ने इसको दिन और रात के जन्म के आधार पर अलग कर दिया। उन्होंने जो पुण्य सेम बनाया, तो दिन के जन्म में तो चंद्रमा में हम लगन को जोड़ते हैं और सूर्य को घटा देते हैं, लेकिन यदि जन्म रात में होता है तो सूर्य को लगन में जोड़ते हैं और चंद्रमा को घटा देते हैं। इस प्रकार वह पुण्य सेम बनता है। और वह किस भाव में पड़ता है, उसके स्वामी की स्थिति कैसी है, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, उससे उसके भाग्य का विचार, उसकी ग्रहणशीलता का विचार और उसके सारे भावों का विचार सूक्ष्मता में हम कर सकते हैं। सामान्यतः किसी का जन्म प्रतिपदा में हो, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में, या द्वितीया में हो, या तृतीया के अर्धांश में हो, तो उसका पुण्य सेम प्रथम भाव में पाया जाता है। यदि लग्न अंतिम अंश में होगी तो द्वितीय भाव में भी हो सकता है। उसके बाद पंचमी तक वह द्वितीय भाव में होता है, सप्तमी तक तृतीय भाव में, दसवीं तक चतुर्थ भाव में। इस तरह वह तिथि के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। अब पुण्य सेम किस भाव में पड़ता है, उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, पुण्य सेम के नवांश की स्थिति क्या है, वह नवांश में कैसा है, उसकी स्थिति के बारे में विचार करके फिर हम दोनों का अंतर महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि उन दोनों की एक जैसी ग्रह, एक जैसी लगन और एक जैसी दशा होने पर भी दोनों में अंतर क्यों पाया जाता है। इसके सामान्य प्रभाव को हम इस तरह देख सकते हैं कि यदि फॉर्चूना प्रथम भाव में पड़ता है और उसका स्वामी और नवांश से अच्छी स्थिति में होता है, तो जातक भाग्यशाली होता है, अपने प्रयासों में सफल होता है, सुखी जीवन जीता है, अपने उद्यम से, अपने प्रयासों से जीवन में
निरंतर प्रगति करता है, वह अपनी विश्वास पूर्वक कार्य करता है, प्रबल आत्मविश्वास होता है, उसका भविष्य सफल और उज्जवल होता है। यदि वह द्वितीय भाव में आता है, जो फॉर्चूना का बिंदु है द्वितीय भाव में आता है, अच्छी स्थिति में आता है, उसका स्वामी अच्छा होता है, तो जातक भाग्यशाली होता है। शुभ दृष्टि यदि इस पर पड़ रही होगी, जब भी गोत्र में शुभ दृष्टि या शुभ संबंध बनेगा तो उसके आय में वृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वह अच्छा धन लाभ अर्जित करेगा, संतोषजनक आर्थिक स्थिति उसकी रहेगी, उसका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब और धन का भाव है, उसकी वाणी बड़ी प्रखर होगी। यदि तृतीय भाव में वह बिंदु पड़ता है, जो चंद्रमा और लगन को जोड़कर सूर्य को हीन करते हैं, तो भाइयों से लाभ होगा, उसकी छोटी छोटी यात्राएं लाभकारी होंगी, वह अच्छा सलाहकार हो सकता है, किसी का सचिव हो सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त करता है, वह मीडिएटर होकर आढ़तिया या दलाली का कार्य कर सकता है, और बिना परिश्रम भी वह लाभ प्राप्त करता है। अपने पड़ोसियों से उसके संबंध अच्छे होते हैं। यदि यह बिंदु चतुर्थ भाव में होता है तो पैतृक धन की प्राप्ति अच्छी होगी, भूमिगत धन प्राप्त होने के आसार बनते हैं, खनन से, भूमि से, खनिज से, धातुओं से उसे लाभ होता है, वह स्थिर संपत्ति में निवेश करने वाला होता है, अच्छा धन संचय करता है। यही स्थिति पंचम भाव में हो तो निवेश के लिए अच्छी है, संतान समृद्धि देने में योगदान करती है, वह कल्पनाशील वाले कार्यों में जैसे नाट्य, सिनेमा, अभिनय, संगीत, गीत, इनमें उसकी रुचि हो सकती है, उसकी संतान भी भाग्यशाली होती है। यदि छठे भाव में हो तो चाचा और मामा आदि के लिए तो लाभदायक होगा, जातक के लिए सहायक होगा, नौकरों से, छोटे पशुओं से, बैंक के कार्यों से, वित्तीय संस्थानों से उसे सुविधा प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव में यदि यह होता है तो साझीदार से लाभ, अपनी जीवन संगनी से लाभ, ठेके में, मुकदमे में, चुनाव में, स्पर्धा आदि में उस पर विजय प्राप्त होती है, संगठनों में, सोसाइटियों में और क्लबों में उसे लाभ प्राप्त होता है। यदि अष्टम भाव में हो तो किसी नातेदार रिश्तेदार की वसीयत प्राप्त हो सकती है, साझीदार द्वारा भी धन प्राप्त होता है और उसकी जीवन संगनी उसके अर्थव्यवस्था में सहायक सिद्ध होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो वर्किंग हो सकती है, और बीमा आदि व्यवसाय या बीमा आदि के पत्रों से भी उसे लाभ के संकेत मिलते हैं। यदि नवम भाव में फॉर्चूना या वह पुण्य स्वयं हो तो उसकी आकांक्षा उच्च शिक्षा की होती है, प्रतिष्ठित होने की उसकी अभिलाषा होती है, वह लंबी यात्रा में सुख प्राप्त करता है, विदेशियों से उसके अच्छे संबंध होते हैं, उसे लाभ भी प्राप्त होता है, आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके लिए अच्छा होता है, धार्मिक संस्थानों में सेवा, शिक्षण और न्यायिक सेवाओं में उसे अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। दसम भाव में हो तो बहुत ही उत्तम स्थिति होती है, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, राज्य लाभ और उच्चतम शिखर पर वह व्यक्ति को पहुंचा देता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। यदि लाभ भाव में हो यानी एकादश भाव में हो तो उसके मित्र उसके सहयोगी होंगे, उसके भाई उसके सहयोगी होंगे, उसका व्यापार लाभदायक होगा, जिस कार्य में वह हाथ डालेगा उसी में उसको लाभ होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, आनंद प्राप्त करेगा, अच्छा लाभ कमाएगा, आय के साधन अच्छे होंगे और आय के साधन एक से अधिक भी हो सकते हैं। यदि 12वें भाव में हो तो क्रिया विक्रय में वह भाग्यशाली होता है, निवेश से उसे लाभ होता है और गुप्त शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां या गतिविधियां जातक के लिए लाभकारी होती हैं, अनजान स्रोतों से भी उसे लाभ होता है। यह शयन सुख का घर भी है, इसलिए उसे आनंददायक शयन
सामग्री और विश्राम की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सभी वस्तुएं तब होती हैं जब उस भाव के स्वामी की, उसके नवान शेष की स्थिति अच्छी होती है और वह अच्छे वर्गों में विराजमान होता है। यदि वह पाप पीड़ित हो, उसके स्वामी या उसके नवान शेष 6, 8, 12 में बैठे हों, शत्रु राशियों में बैठे हों, शत्रु ग्रहों से प्रभावित हों, पीड़ित हों और हीन वर्गों में हों, तो स्थितियां फिर विपरीत होती हैं। जो जो भाव के अनुसार लाभ बताए गए हैं, फिर वो लाभ ना होकर स्थिति उनकी विपरीत होती है। जैसे प्रथम भाव में बताया है कि प्रथम भाव में यदि फॉर्चूना होता है, यानी पुण्य संयम होता है, तो जातक भाग्यशाली होगा। तो यदि वहां पाप प्रभाव है, यदि उसका स्वामी निर्बल है, नवांशेष निर्बल है, अच्छे वर्गों में उसका वर्ग नहीं आ रहा है, तो उसकी स्थिति भाग्यशाली नहीं होगी, वह दुर्भाग्यशाली हो सकता है, अपने प्रयासों में सफल नहीं होगा, उसका जीवन बहुत सुखी नहीं होगा, अपने उद्यम और प्रयासों से वह ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी, हीन भावना उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, उसका जीवन और भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता है। तो हर भाव का हम इस प्रकार से विचार करेंगे। और जहाँ ऐसी स्थिति आती है कि किसी भाव की स्थिति अच्छी होने पर भी हमें लगता है कि उस भाव का फल उसी ग्रह की दशा में उसे क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें फॉर्चूना का विशेष विचार कर सकते हैं। उसको भी एक तरह से लगन बनाकर उस पर किस ग्रहों की अर्गला बन रही है, किन ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही है, किन ग्रहों की युति पड़ रही है, अपने भाव से उसका स्वामी किस भाव में है और उसकी शुभ वर्गों में जो 10 वर्ग हम बनाते हैं, उसमें उत्तम, पारिजात, गोपुर, सिंहासन, पारावत, देवलोक, ब्रह्मलोक, ऐरावत या श्री राम जैसी कैसी व्यवस्था बन रही है, कैसी अनुष्ठान में वो बैठा है, उसका विचार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम दोनों कुंडलियों में अंतर कर पाएंगे कि एक कुंडली का लाभ अच्छा हो रहा है, एक कुंडली से लाभ अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि दोनों कुंडलियां 5 या 7 या 10 मिनट के अंतर पर पैदा हुए जातकों की हैं और वो एक ही माता की, एक ही पिता की संतान है, उनकी दशा भी लगभग एक जैसी चलती है, ग्रह भी एक जैसे हैं, लगन भी एक जैसी है। तो अंतर क्यों होता है, तो उसकी सूक्ष्मता के लिए हम इस पुण्य संयम का या इस फॉर्चूना का विचार कर सकते हैं।